2024 को फाइनल कहा जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी या रहेगी। इसीलिए 2019 का ये जो चुनाव था, जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री चुन के आ गए थे, लेकिन 2018 में वो 4 विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसी तरह से 2023 में इस बार 5 विधानसभा चुनाव हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और 2024 फाइनल होगा। चलिए, आज राजस्थान में वोटिंग हो रही है। आज 25 नवंबर है, राजस्थान में वोटिंग हो रही है। उसके बाद बच जाएगा तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उस पर तय होगा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, रहेगी या जाएगी। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने इसी तरह से 2018 में भी 4 राज्यों में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में टाएं फिस और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे दोबारा, 2014 फिर 2019। क्या 2024 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी 5 राज्यों में जीतेगी और उसके बाद बड़ा झटका लगेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की पूरी सीरीज चल रही। सोचिए, ईवीएम से चुनाव होता है और एक महीना वोट डालकर इंतजार कीजिए नतीजों का। सोचिए, 7 तारीख को वोटिंग हुई है मिजोरम में और कुछ सीटों पर छत्तीसगढ़ में, और वहाँ सील पैक है ईवीएम फिलहाल अभी घूम रहा है, आराम कर रहा है। 3 को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि वीवीपैट गिनने से देर लगेगी, 4 दिन 5 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन वोटिंग कराकर 25 दिन तक ईवीएम को रखना ये देर नहीं है। जनता का सब्र है, 25 दिन वोट डाल के रह सकते हैं, 4 दिन वीवीपैट नहीं गिन सकते हैं। समझिए इस देश में क्या खेल चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी पहले दौर में 7 तारीख को ही वोटिंग हुई थी, दूसरे दौर में फिर 17 को वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर 17 को वोटिंग हुई है और अब 25 को वोटिंग है राजस्थान में भी 200 सीटें हैं। पहले आऊंगा मैं, चंद्रशेखर आजाद ने ये वीडियो जारी किया, इसको सुन लीजिए। अब तक आपने मुझे सड़कों पर लड़कते देखा, एक बार मुझे राजनीतिक ताकत हो जिससे कि राजनीतिक ताकत के जरिए राजस्थान में नौजवानों के हितों में, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हुए और जो अन्याय यहां हुआ उस अन्याय को खत्म करने का काम हम लोग कर सकें। किसानों के लिए नई योजनाएं, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, तमाम तरह के वो प्रयास जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा, वो सारी लड़ाई लड़ सके जिसकी राजस्थान को जरूरत है। और मैं तो पहली बार आया हूं 70 साल से, तो यहां आप दूसरों को वोट दे रहे हो और देखो आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ। राजस्थान में ट्रायंगुलर बनता जा रहा है मुकाबला। मैंने आपको बताया था मिजोरम में आदिवासियों की इस बार सरकार होगी। बीजेपी को तो कैंडिडेट तक नहीं मिले। 20 सीटों पर 40 की विधानसभा है, 20 सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ी। जो उसके गठबंधन के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि मणिपुर के बाद हम मोदी के साथ दिख नहीं सकते हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए लाइन थी। छत्तीसगढ़ में वही मामला है। गोंडवाना और मायावती का गठबंधन है, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग लड़ रही है। कहीं सत्ता की चाबी मायावती के पास न हो, कयास तो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी शानदार चुनाव लड़ा है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने, अखिलेश यादव की पार्टी ने और बीएसपी ने। वहां भी 70 सीटों पर इन दलों ने बहुजन एकजुट हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर डेंट दिया है। तो वहां भी मामला ट्रायंगुलर होता दिख रहा है। राजस्थान में लगभग वही स्थिति है। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ एमपी में एंटी इनकम्बेंसी थी, उसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ है। और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की जो गठबंधन है वो सोने पर सुहागा। इतनी भीड़ जुट रही है जितने तो राहुल के करोड़ों वाली रैली में और नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है, जितना एक हेलीकॉप्टर वाली रैली कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर, और भीड़ जुट रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में भी भीड़ जुटी थी। पिछली बार बीएसपी ने 6 सीटें जीती थी राजस्थान में बिना किसी ताम झाम के। इस बार तो उसके यूथ ब्रिगेड भी लगे हुए हैं। तो सोचिए किस तरह से राजस्थान का भी खेल उसी तरह से पलट सकता है। और अब इस देश में बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और गैर कांग्रेस गैर बीजेपी के बारे में भी वो सोच रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि 2023 का ये चुनाव 2024 पर क्या असर डालेगा। मुझे तो लगता है कि अगर 5 राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा 2024 का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस अपने घमंड के चरम पर पहुंच जाएगी, उच्च सीमा पर पहुंच जाएगी और वो गठबंधन करेगी नहीं। सोचिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी सोचिए। वो ओवैसी को बी टीम कहती है, बीएसपी को बी टीम कहती है, बहुजन दलों को बी टीम कहती है जो अकेले चुनाव लड़े।
लेकिन कांग्रेस चाहती है कि छत्तीसगढ़ में वो चाहती तो गोंडवाना और बीएसपी से गठबंधन कर क्लीन स्वीप कर सकती थी, बीजेपी को लाले पड़ जाती, एक सीट नहीं आती, पूरा का पूरा बहुमत इसको आता। लेकिन नहीं, कांग्रेस को चाहिए कि सत्ता में हम रहे तो विपक्ष में बीजेपी रहे, कोई SC ST OBC वाला दल नहीं आने चाहिए। लेकिन बीजेपी ये नहीं करती है, बीजेपी चाहती है कि हम सत्ता में रहें, कांग्रेस आए चाहे ना आए। यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, तमाम SC ST OBC के दलों से वो गठबंधन करती है, लेकिन कांग्रेस के सवर्ण नेता इसके खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में अगर ASP या BSP या समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करके लड़ती तो क्या हश्र होता बीजेपी का नामलेवा होता, पानी पीने के लिए सीटें नहीं मिलती। लेकिन नहीं, वहाँ भी कांग्रेस चाहती है कि या तो बीजेपी के सत्ता में रहे या हम सत्ता में रहे, कोई बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ पैर भी न फैलाए, पैर उसके मतलब आंख भी नहीं खुलनी चाहिए किसी दूसरे राज्य में। राजस्थान में भी कांग्रेस यही करे, उसको गुमान है कि मैं अकेले जीत सकता हूँ, गठबंधन के राजनीति है। सोचिए बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास इतना पैसा, इतना संसाधन है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में वो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारती है, अगले दिन JDS से गठबंधन कर लेती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का अहंकार देखिए 7वें आसमान पर है। वो कहीं किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी, मतलब सवर्ण उसको वोट नहीं देंगे, बहुजन समाज को उसको वोट देना है। आखिर क्यों? कौन सी पॉलिसी में फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी के? अगर इंदिरा गांधी तक के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, नेहरू और इंदिरा गांधी को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूँ क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में नहीं थे। इंदिरा गांधी ने तो बाकायदा राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, लेकिन राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देख लीजिए तो मोदी जी के कार्यकाल और उसमें कोई अंतर नहीं पता चलेगा आपको लगेगा कि सब वैसा ही तो है। निजीकरण, सरकारी नौकरियां खत्म होना, बैकलॉग आ जाना, बहुजन समाज को ठेंगे दिखा देना। अर्जुन सिंह जिन्होंने OBC को रिजर्वेशन दिया उसको UPA 2 में बाहर कर दिया गया। और UPA 2 के सरकार कौन चला रहा था? UPA 1 में जहां लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा और अर्जुन सिंह जैसे मंत्री थे, वहीं UPA 2 में चिदम्बरम ब्राह्मण समाज के, कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज के और भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ब्राह्मण समाज के थे और इन्होंने जमकर मिट्टी पलीत की बहुजन समाज को। कपिल सिब्बल ने तो जो किया है उसको तो हम बयां भी नहीं कर सकते, किस तरह से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और IAS में बहुजनों का रास्ता रोक दिया, नीट लाकर, UPSC का पैटर्न चेंज करके। अब तो सेंट्रल स्कूल के दाखिला तक का भी उन्होंने पैटर्न बदल दिया। चलिए, कोई बहुजन बनेगा शिक्षा मंत्री कभी तो जरूर इसको दुरुस्त करेगा, देश में लोग जागरूक हो रहे हैं। उसी वजह से UPA 2 हार गई। जब UPA 2 का जब 2014 में नरेंद्र मोदी OBC चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाकर अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर रहे थे। खैर 2018 में 5 राज्यों में फिर कांग्रेस पर बहुजनों ने वोट दिया, लेकिन कांग्रेस हरा नहीं पाई। कब कांग्रेसी बीजेपी हो जाए कोई नहीं जानता है। और 2018 में चुनी हुई कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी में चली गई। राजस्थान जाते जाते बची और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल OBC थे, बचा लिए। क्या यही दोबारा नहीं हो जाएगा 2024 में? कांग्रेस का मनोबल इतना हाई रहेगा कि वो फिर चुनाव गंवा बैठेगी। मैं फिर कह रहा हूँ 2024 में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन मतलब बहुजन नेता नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन या DMK स्टालिन, इन लोगों का गठबंधन हुआ तो 2024 में बीजेपी हार जाएगी, नहीं तो उसका आना फिर से तय है। क्योंकि आज के डेट में धार्मिक वोटों का जो ध्रुवीकरण है, कम से कम 30% सवर्ण समाज का, 10% और 20% OBC ST का जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं वो बीजेपी के साथ हैं। दरअसल जितना धर्म का प्रचार प्रसार होगा, जितना पढ़ाई लिखाई बंद होगी, जितने स्कूल कॉलेज बंद होंगे, जितने गाय गोबर की राजनीति होगी, बीजेपी का कमल उतना खिलेगा और बीजेपी उतनी सत्ता में आएगी। अगर कांग्रेस ने 60 साल में इस देश में संविधान को लागू कर दिया होता, एजुकेशन को बेहतर कर दिया होता, तो आज बीजेपी आती ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस देश में आपको बीजेपी को हराना है और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की भलाई चाहते हैं, अल्पसंख्यकों की भलाई चाहते हैं, तो संविधान को लागू करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ज्ञान, विज्ञान, तब जाकर बीजेपी हारेगी। जितनी ज़्यादा धर्म की राजनीति होगी, बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। और यही राहुल गांधी कर रहे हैं, कभी पनौती तो कभी कुछ। वैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी, मोदी 3 महीना और प्रधानमंत्री। मैं एक बात जानता हूं कि बीजेपी ने कुछ ऐसी दुश्मनी पाल ली है जो उसको नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस हमेशा जाति देखकर कार्रवाई करती थी, SC ST OBC के नेताओं पर कार्रवाई होती थी। मोदी जी पार्टी देखकर कार्रवाई करते हैं, और उसमें भी आम आदमी पार्टी को इसलिए नेस्तनाबूद कर रहे हैं क्योंकि तमाम दल जो है वो बहुजनों का दल है, बहुजन वोट लेता है।
एक आम आदमी पार्टी है जो वैश्य समाज का ही वोट लेता है और इसलिए वो बीजेपी को डेंट करता है, इसलिए बीजेपी को डैमेज करना है। वो वैसे ही बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बहुजन दल जितने हैं उससे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असली दिक्कत है उसको आम आदमी पार्टी से, ये फैक्ट है। लेकिन सवाल है कि धर्म की राजनीति को तभी हराया जा सकता है जब सोशल जस्टिस, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया जाए, और जब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा तब तक बिहार देश में जीत नहीं मिलेगी। और ये नीतीश कुमार कर सकते हैं। जाति जनगणना कर दिया, 65% रिजर्वेशन कर दिया SC ST OBC का, और उसको मोदी के पाले में डाल दिया कि 9वीं अनुसूची में डालो, ताकि कोई उसको टच न कर सके, चाहे कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बीजेपी को हराने की सलाहियत कांग्रेस में तो नहीं है, उसके पास वोट बैंक कौन सा है। इस देश में तमाम मुस्लिम दलों को, चाहे ओवैसी हो, चाहे उमर फारूक हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे स्टालिन हो, जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां एक नहीं होंगी तब तक बीजेपी नहीं हार सकता। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी पैसे वाले की पार्टी है, जनाधार जनसंख्या वाली पार्टी तो बहुजन पार्टियां हैं जिनकी संख्या 90% है। और धीरे धीरे ये समाज जुड़ता दिख रहा है, और इसलिए 5 राज्यों के नतीजे अगर ट्रायंगुलर हुए तो 2024 में मोदी का जाना तय है। वो हारेंगे चुनाव। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो 2024 में लिख लीजिए मोदी आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर होगा और वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना दांव खेलेगी। लेकिन एक पीयूष मिश्रा नाम का प्रवक्ता है राजभर की पार्टी, उसने कहा है कि कांग्रेस 60 साल में गरीबी नहीं खत्म कर पाई और 60 साल की उम्र तक राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं हरा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। चुनाव आयोग इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसे काम कर रहा है जैसे लग रहा है कि वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी का एजेंट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या 7 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक लोग इंतजार कर सकते हैं काउंटिंग का, और वोटिंग बैलेट पेपर से हो या वीवीपैट की काउंटिंग हो, 4 दिन जनता इंतजार नहीं कर सकती है? क्या चुनाव आयोग इस देश की जनता के साथ धोखा कर रही है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।